हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शुंग वंश, कण्व और सातवाहन वंश को डिटेल से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। अगर आपको भी हिस्ट्री में बोरियत महसूस होती हो और महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं होते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले हम मौर्य काल तक अच्छे से पढ़ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ, लेकिन इनके बाद इनके जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सभी अयोग्य थे। और इसके बाद दोस्तों, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ भी काफ़ी विलासी व्यक्ति था, हमेशा ही महिलाओं के पीछे अधिक पड़ा रहता था और इसने अपना सेनापति बनाया था पुष्यमित्र शुंग को। दोस्तों, जब बृहद्रथ हमेशा ही राजपाट पर ध्यान नहीं देता था, महिलाओं के पीछे लगा रहता था, तो इसका फायदा इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उठाया। पुष्यमित्र शुंग ने एक दिन सेना के निरीक्षण के दौरान मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को छुरा घोंप के मार दिया। तो इस तरह से बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसका सेनापति था, एक नए वंश की स्थापना करता है। उसको कहते हैं शुंग वंश। अब हम इसी शुंग वंश के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम ट्रिक और कोरिलेशन से याद करेंगे। तो चलिए शुंग वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, शुंग वंश में मुख्य रूप से 4 शासक हुए, जिसमें सबसे पहला है पुष्यमित्र शुंग, जो कि इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका पुत्र आता है अग्निमित्र, फिर आता है बाशुमित्र और सबसे लास्ट में आता है देवभूति। यदि आपको इन चारों का क्रम याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है पावड़। पावड़ क्या होती है? ये एक बावड़ी होती है जहाँ पर जानवर पानी पीते हैं, है ना? तो कहीं कहीं जगह पर इसको पावड़ बोलते हैं। तो इस छोटे से बर्ड से, पावड़ से आप इन चारों का क्रम याद कर सकते हैं। तो पी से हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग, ए से हो जाएगा अग्निमित्र, बी से हो जाएगा दोस्तों बाशुमित्र और डी से हो जाएगा आपका देवभूति। तो इस तरह से चारों जो शासक हैं उनका क्रम याद करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पावड़ का। तो चारों आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में। दोस्तों, शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार शासन किया था। इससे पहले सभी क्षत्रिय थे और जो नंद वंश के बारे में हमने पढ़ा था वो एक शूद्र वंश था। तो प्रथम ब्राह्मण राजवंश था शुंग वंश और इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को और दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने कई सारे बुद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया और बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। लेकिन कई सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझ गया था। इसी वजह से उसने कई सारे बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही करवाया गया। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो है वो काफी प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। इसने कई सारे विजय अभियान किए और अपनी सीमा का विस्तार किया। इसी के साथ इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनका पुरोहित पतंजलि को इसने बनाया था। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पुष्यमित्र के समय 2 यवन यानी 2 विदेशी आक्रमण हुए और दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। पहला यवन आक्रमण का नेतृत्व किया था डेमेट्रियस द्वारा और दूसरी बार जब यवन आक्रमण हुआ यानी विदेशी आक्रमण हुआ तो उसका नेतृत्व किया था मीनांडर द्वारा। अब यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शुंग वंश के दौरान पहला यवन आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? डेमेट्रियस। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपको याद नहीं होता है तो इन दोनों आक्रमण का जो क्रम है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से। आप ऐसा मान सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय डीएम साहब ने आक्रमण किया। डीएम साहब ने मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने आक्रमण किया। तो डी से हो जाएगा डेमेट्रियस और एम से हो जाएगा मीनांडर। तो पुष्यमित्र शुंग के समय डीएम साहब ने आक्रमण किया, तो डी से हो गया डेमेट्रियस और एम से हो गया मीनांडर। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय किसने आक्रमण किया? डीएम साहब ने।
दोस्तों ये जो दूसरा आक्रमणकर्ता था ना, मीनांडर, यह युद्ध के दौरान एक बौद्ध भिक्षु से मिलता है, नागसेन से, और नागसेन से इतनी जोर से प्रभावित हो जाता है कि यह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सिंहासन को त्याग देता है और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और अंततः बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी वजह से दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में मीनांडर को मिलिंद कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों जब पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों विदेशी आक्रमणकर्ताओं को पराजित कर दिया तो ये भैया काफी मोटिवेट हो गए और इसने सोचा कि अब हम कलिंग पर कब्जा करते हैं। तो यह कलिंग के नरेश खारवेल पर आक्रमण करता है। लेकिन दोस्तों कलिंग का जो नरेश था खारवेल, यह इसको बुरी तरह से पराजित करता है, युद्ध में घायल करता है और दोस्तों युद्ध में घायल होने की वजह से पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु होती है 151 ईसा पूर्व में। दोस्तों यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद में दूसरा शासक आता है, इसका पुत्र अग्निमित्र। हमारी ट्रिक क्या थी? पावड़, तो इसको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो क्रम है वो अच्छे से बना रहे। तो पी से हमने पुष्यमित्र शुंग को पढ़ लिया, अब ए से हम अग्निमित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अग्निमित्र जो है वह शुंग डायनेस्टी का दूसरा राजा था। यह टोटल 8 वर्षों तक शासन करता है और यह जो है शासन पर ध्यान नहीं देता, यह एक अयोग्य शासक था। पूरी तरह से यह एक चक्कर में फंस जाता है, मालविका के चक्कर में। मालविका से यह प्यार करने लगता है जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी और यह उससे इतनी जोर से प्यार करता है दोस्तों कि वह पूरे साम्राज्य को भूल जाता है और साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्र में किया है। मालविका और अग्निमित्र दोनों की प्रेम कथा का वर्णन कालिदास ने कहाँ किया है? मालविका अग्निमित्र में। बस आपको अग्निमित्र के बारे में इतना सा याद रखना है दोस्तों कि यह जो है शुंग डायनेस्टी का दूसरा शासक था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है वसुमित्र। जब इसका बाप ही चक्कर में पड़ रहा था तो वसुमित्र भी दोस्तों अयोग्य शासक होगा। ये कुछ भी नहीं करता है, बस नाम आपको याद रखना है। यह भी दोस्तों एक अयोग्य शासक था, ठीक है। इसके बाद आते हैं टोटल 6 शासक और सबसे अंत में आता है दोस्तों देवभूति। ऐसा कहा जाता है ना कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जब इनका बाप ही चक्कर में पड़ रहा था तो ये भी तो अयोग्य होंगे ना, कहाँ से इनको योग्यता मिलेगी, कहाँ से ये शासन पर ध्यान देंगे? ये भी बिलासी हो गए। तो वसुमित्र के बाद में दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक आता है देवभूति। देवभूति भी हमेशा महिलाओं के चक्कर में रहता था और इसने अपना सेनापति बनाया था दोस्तों वसुदेव कण्व को, जो कि इसका मंत्री था और सेनापति भी था। दोस्तों देवभूति जो है वो हमेशा महिलाओं के चक्कर में रहता था। तो एक दिन इसके मंत्री वसुदेव कण्व ने एक दासी को बोला कि जाओ महाराज को दूध देकर आओ। जब दासी दोस्तों देवभूति से मिली तो देवभूति भैया जो है काफी प्रसन्न हो गए कि आहा आज तो मजा आ गया, है ना। देवभूति से मिली दासी तो दासी से काफी यह प्रसन्न हुआ और दासी ने चुपके से इसके दूध के गिलास में जहर मिला दिया और देवभूति की मृत्यु हो गई। और दोस्तों देवभूति की हत्या किसने करवाई थी? वसुदेव कण्व ने। तो यह जो है एक नए वंश की स्थापना करता है वसुदेव कण्व, कण्व वंश की। तो इस तरह से दोस्तों शुंग डायनेस्टी जो है पूरी तरह से समाप्त होती है और यह समाप्त होती है राजाओं के विलासी होने की वजह से। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना होती है और इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव। अब हम कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इस वंश के बारे में बस इतना सा याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। इससे ज्यादा यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कण्व वंश की स्थापना की थी वसुदेव कण्व ने। इसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। और दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या इसी के मंत्री सिमुक द्वारा कर दी गई और बाद में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। तो कण्व वंश के बारे में आपको इतना सा याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि आपको याद नहीं होता है तो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? कण्व से आप समझ सकते हैं कण कण, है ना। और कण कण में कौन निवास करता है? भगवान वासुदेव। कण्व से हमने क्या समझा? कण कण। और कण कण में कौन निवास करता है? वासुदेव। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अब कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको अच्छे से पढ़िएगा।
कण कण में दोस्तों हम कण कण में मतलब कंकड़ में, है ना, कण कण में हम शू पहनकर जाते हैं, जूते पहनकर जाते हैं। तो कण में मतलब कण कण और कण कण में हम कैसे जाते हैं, शू पहनकर मतलब सुशर्मा। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। कण कण में कौन निवास करता है, वासुदेव। तो कण्व वंश का संस्थापक हो गया वासुदेव। और कण कण में दोस्तों हम शू पहनकर जाते हैं। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों सातवाहन वंश में टोटल 6 शासक हुए, जिसमें सबसे पहले थे शिमुक, जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक हुए। इसके बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम, फिर हाल, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। तो दोस्तों सातवाहन वंश में टोटल 6 शासक हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। यदि आपको इनका क्रम याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह ट्रिक है शिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। कोई कह रहा है कि भैया शिमुक जो है वो 7 में है, गौतम तुम डरो मत, तुम बस यज्ञ करो। शिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। शिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। तो शिमुक से हो जाएगा शिमुक, है ना। 7 से हो जाएगा दोस्तों सातकर्णी प्रथम, हे से हो जाएगा हाल। तो शिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। तो गौतम से हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, बस से हो जाएगा वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, और यज्ञ से हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। तो आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना एक छोटे से सेंटेंस को, तो आपको सातवाहन वंश के जितने भी शासक हैं वो याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, शिमुक 7 है, गौतम बस यज्ञ करो। तो शिमुक से हो गया शिमुक, 7 से हो जाएगा सातकर्णी प्रथम, हे से हो जाएगा हाल, गौतम से हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, बस से हो जाएगा वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, और यज्ञ से हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वाली जो ट्रिक है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम सबसे पहले शिमुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस वंश का संस्थापक था। दोस्तों शिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, और सातवाहनों ने सबसे पहले महाराष्ट्र में शासन किया, लेकिन शक राजाओं के दबाव की वजह से यह आंध्र प्रदेश की ओर भाग गए। इसी वजह से इनको आंध्र सातवाहन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि शक राजाओं की दबाव की वजह से ये आंध्र प्रदेश की ओर भाग गए थे। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, और इस वंश की राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान। यदि आपको राजधानी याद नहीं होती तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया किसी के पास में 7 वाहन है ना, 7 वाहन है, तो उसकी क्या बढ़ेगी, प्रतिष्ठा। 7 वाहन है मतलब सातवाहन वंश, और उनकी क्या बढ़ेगी, प्रतिष्ठा। तो उनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। ठीक है, तो हमें बस इतना ही याद रखना है शिमुक के बारे में कि जो शिमुक था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है सातकर्णीय प्रथम। दोस्तों यह सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक हुआ। इसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें नानघाट अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि इसकी पत्नी नागनिका ने बनवाया था। इस नानघाट अभिलेख में इसको महान विजेता और महान शासक बताया गया है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो आपको याद रखना है नानघाट अभिलेख में सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख कहाँ मिलता है, नानघाट अभिलेख में। यदि आपको ये याद नहीं होता तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया कोई भूमि का दान कर रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि ना ना भाई ना ना दान मत कर, तो ना से नानघाट अभिलेख। कोई भूमि का दान कर रहा है मतलब भूमिदान का उल्लेख। ठीक है, कोई भूमि का दान कर रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि ना ना भाई ना ना नाना मत कर, तो नानघाट अभिलेख। तो भूमिदान का उल्लेख कहाँ है, नानघाट अभिलेख में। दोस्तों ये जो सातकर्णी प्रथम था इसने कई सारे सैन्य अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी वजह से इसने 2 उपलब्धियां धारण की। पहली थी दक्षिणा पथपथी और दूसरी थी अप्रतिहत चक्र। तो ये जो दोनों उपलब्धियां हैं आपको अच्छे से याद रखना है। सातकर्णीय प्रथम की दोनों उपलब्धियां थी, कौन कौन सी, दक्षिणा पथपथी और अप्रतिहत चक्र। ठीक है,
दोस्तों, सातकर्णी प्रथम के बारे में इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सातकर्णी प्रथम के बाद एक अगला शासक आता है जिसका नाम है हाल। दोस्तों, हाल जो है सातवाहन वंश का एक महानतम शासक था और यह एक बड़ा कवि था और इसने बड़ी मात्रा में कवियों को आश्रय दिया हुआ था। यह एक कवि था, यानी यह एक सिंगर था और बड़ी मात्रा में सिंगिंग करता रहता था। जैसे हाल कैसा है जनाब का, तो सामने वाला बोलता है क्या ख्याल है आपका। तो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि हाल जो था एक सिंगर था, एक कवि था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी जिसकी भाषा प्राकृत थी। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस सातवाहन शासक द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि इसकी रचना की थी हाल ने। यदि आपको याद नहीं होती तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाल जो है वह गाथा रहता था। हाल जो है गाथा रहता था, तो हाल से क्या हो गया, हाल शासक है ना, और हाल जो है गाथा रहता था, मतलब गाथा सप्तशती की इसने रचना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे ना तो ये सीरीज जो है धीरे धीरे बंद करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, तो मैं कैसे समझूंगा? जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल के बाद में सातवाहन वंश का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हुआ है। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश के शासकों में सबसे महानतम शासक कौन सा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। इसी अभिलेख में इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और दोस्तों, ये जो नासिक अभिलेख है, इसके अनुसार इसके जो घोड़े थे वह 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। तो याद रखना है, ठीक है, इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है और यह सभी सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक था। दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने 3 उपाधियां धारण की थी। सबसे पहली इसने धारण की थी वेणकटक स्वामी की उपाधि। इसके अलावा इसने बिंद नरेश और राजा राज की उपाधि भी धारण की थी। यदि आपको ये तीनों उपाधियां क्रम से याद नहीं होती है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है? गौतम बराबर बीवी का राज। गौतम बराबर बीवी का राज। तो गौतम से हो जाएगा दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब ये जो उपाधियां हैं वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की है। ठीक है, गौतम बराबर बीवी का राज। तो बी से हो गया दोस्तों आपका वेणकटक स्वामी। ठीक है, बी से क्या हो गया? वेणकटक स्वामी। फिर अगले बी से हो गया आपका विंध्य नरेश, और राज से हो गया दोस्तों आपका राजा राज। गौतम बराबर बीवी का राज, तो गौतम से हो गया गौतमी पुत्र सतकर्णी, बी से हो गया आपका वेणकटक स्वामी, फिर वी से हो गया विंध्य नरेश, और राज से हो गया राजा राज। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने 3 उपाधियां धारण की थी, ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके समय एक शक शासक थे नहपान। इन्होंने इस पर आक्रमण किया और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसको पराजित कर दिया। नासिक के जोगलथंबी अभिलेख से दोस्तों 8000 सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ विजय के बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इसने 3 उपाधियां धारण की थी। इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था और यह सातवाहन शासकों में सबसे महानतम शासक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगला शासक आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। दोस्तों, ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था वह गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था और उसके बाद में शासक बनता है। इतिहास में इसके 2 नाम देखने को मिलते हैं। पहला, इसको आंध्र सम्राट भी कहा जाता है और इसको दक्षिणापतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दक्षिणापतेश्वर के नाम से? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को। और आंध्र सम्राट किसको कहा जाता है? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को। यदि ये आपको याद नहीं होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया बस
एड ही देता रहेगा क्या, मतलब एड मतलब एडवर्टाइजमेंट है ना, एड ही देता रहेगा क्या, बस एड ही देता रहेगा क्या, तो बस से क्या हो गया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है, और एड ही देता रहेगा तो ए से हो गया आंध्र सम्राट और डी से हो गया दक्षिणा पतेश्वर। बस भैया एड ही देता रहेगा क्या, तो बस से क्या हो गया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ए से हो गया आंध्र सम्राट और डी से हो गया दक्षिणा पथेश्वर। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के दोनों नाम आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों इसके समय शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार आक्रमण किया और इसने रुद्रदामन को 2 बार ही पराजित कर दिया। दोस्तों वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से इससे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, जो भी प्रश्न आएगा इतने ही फैक्ट के अंदर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण राजा जिसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों को बड़ी मात्रा में पराजित किया और शकों के विजित क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का काफी प्रेमी था, जो कि इसके सिक्कों से दिखाई पड़ता है। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। यज्ञश्री मृत्यु के बाद में सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। दोस्तों जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि सातवाहन शासकों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि का दान दिया गया। बड़े बड़े जो पंडित थे उनको भूमि का दान दिया, ठीक है, जो मंत्री थे उनको भूमि का दान दिया, है ना, जो सैनिक थे अगर सेना में अच्छा काम करते हैं तो उनको भूमि का दान दिया। तो इस वजह से जब ये शासक कमजोर हुए सातवाहन शासक, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भैया अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। तो इस तरह से यज्ञश्री जो है सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे सातवाहन वंश जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यज्ञश्री के साथ में दोस्तों सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्टों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले दोस्तों भारत में शीशे की मुद्रा चलाई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले शीशे की मुद्रा किस वंश के शासकों द्वारा चलाई गई, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर शीशा है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सबसे पहले भूमि अनुदान देने की परंपरा चालू की थी सातवाहन शासकों द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। यहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई थी, तो किस वंश के शासकों द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी के पास में 7 वाहन है ना, 7 बड़े बड़े वाहन हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, तो 7 वाहन हैं, इस वजह से प्रसन्न होकर इन्होंने भूमि दान कर दी। भूमिदान किसने चलाया था, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों ने या फिर किस वंश ने उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का कार्य किया, तो यह किया था दोस्तों सातवाहन शासकों ने। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि भैया इनके पास में 7 वाहन थे, है ना, इस वजह से उत्तर और दक्षिण की ओर ये आते जाते रहते थे। इनके पास क्या थे, 7 वाहन, मतलब सातवाहन वंश, ठीक है, 7 वाहन थे, इस वजह से उत्तर और दक्षिण यह आते जाते रहते थे। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में इन्होंने सेतु का कार्य किया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस दौरान जिलों को आहार कहा जाता था और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को गोलमेक कहा जाता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सातवाहन वंश को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के दौरान जो विदेशी आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, इन्होंने जो आक्रमण किए थे ना, उनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके कमेंट के बाद में यदि आपका कमेंट आएंगे, है ना, आप डिमांड करेंगे, तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। हमने सातवाहन वंश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।